दोस्तों, जब हम रेगिस्तानों के बारे में सोचते हैं तो हम आमतौर पर रेत से भरे एक अंतहीन उजाड़ क्षेत्र की कल्पना करते हैं जहां कोई पेड़ पौधे नहीं होते। लेकिन चीन के रेगिस्तानों में एक अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। चीन ने अचानक अपने रेगिस्तानों में खरगोश छोड़ने शुरू कर दिए हैं। चीन ने अपने रेगिस्तानों में 12 लाख रैबिट्स यानी खरगोश छोड़े हैं और इन रैबिट्स ने इन रेगिस्तानों में चमत्कार कर दिखाया है। तो आखिर चीन ने ये खरगोश रेगिस्तान में क्यों छोड़े हैं, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके पीछे छुपी पूरी कहानी बताएंगे आज इस वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, दरअसल चाइना के साथ एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। उसके रेगिस्तानी इलाके का आकार लगातार बढ़ रहा था। 90 के दशक में चीन का रेगिस्तानी इलाका 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब था, यानी चाइना का 1/5 हिस्सा रेगिस्तान था। लेकिन सन 2015 का ये आंकड़ा हैरान कर देने वाला था। सन 2015 आते आते चीन का रेगिस्तानी इलाका बढ़कर 2.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो चुका था, यानी कि चीन की 1/3 जमीन रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी थी। सन 2000 से लेकर अभी तक हर साल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया रेगिस्तान में बदल रहा था। इससे चाइनीज अथॉरिटीज को होश आया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हें इस डेजर्टिफिकेशन के खिलाफ बड़े कदम उठाने चाहिए। ऐसी गंभीर स्थिति का सामना करते हुए चीन ने चुपचाप बैठना नहीं चुना, क्योंकि चीन अच्छी तरह से जानता है कि डेजर्टिफिकेशन को नियंत्रित करना न केवल उसकी अपनी ग्रोथ के लिए जरूरी है, बल्कि ग्लोबल इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के लिए भी उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए चीन ने कई कार्यों और योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की। एफॉरेस्टेशन, विंड प्रोटेक्शन एंड सैंड फिक्सेशन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम थे। लेकिन प्रसिद्ध चीनी वैज्ञानिक कियान ज़्यूज़ेन ने चीन की इन रेगिस्तानी हरियाली रणनीतियों की गहन आलोचना की। उनका मानना था कि केवल वनीकरण, पवन संरक्षण और रेत निर्धारण ही महत्वपूर्ण नहीं है। रेगिस्तान की समस्या को मौलिक रूप से हल करने के लिए हमें संपूर्ण उद्योग का विकास करना चाहिए और चारागाह, खेत खलिहानों और पशुपालन को इस पूरे सॉल्यूशन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। कियान की ये सोच एक बहुत बड़ी चेंज लेकर आई। उन्होंने कहा कि सिर्फ पेड़ पौधे और घास उगाने के साथ साथ क्यों ना हम एक इकोसिस्टम ही खड़ा कर दें। इसके लिए 3 टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। पहला था फॉरेस्ट्री। चलिए इसे पहले समझ लेते हैं। जंगलों में जिस पैटर्न में पेड़ पौधे उगते हैं वो एकदम यूनिफॉर्म नहीं होता, यानी अगर सागवान लगा है तो सागवान ही सागवान लगा है ऐसा नहीं होता। वहाँ पर सब मिक्सचर सा होता है, अलग अलग स्पीशीज के पेड़ पौधों और झाड़ियों का, ग्रास का और घास का। तो उस पैटर्न को अपनाकर प्लांटेशन की जाने लगी। तो पहला कदम फॉरेस्ट्री को इंक्लूड किया गया। दूसरा, वहाँ पर एग्रीकल्चर इंक्लूड किया गया ताकि लोगों को रोजगार मिले। जैसा कि आप जानते ही हैं, चीन की आबादी बहुत बड़ी है और अगर 1/3 जमीन रेगिस्तान बन जाए तो लोगों का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। सो लोगों को रोजगार देने के लिए वहां पर एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया। किसानों ने उस प्रकार की फसलों को चुना जो रेतली जमीन में कम पानी में पनप सके। इस तरह वहां एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया। तीसरी टेक्निक ये यूज की गई कि इस फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर से बने इकोसिस्टम में एनिमल हस्बेंड्री ऐड कर दी गई। तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बन गया जिसमें फॉरेस्ट्री भी थी, जिसमें एग्रीकल्चर भी था और एनिमल हस्बेंड्री भी थी। एनिमल हस्बेंड्री को हिंदी में पशुपालन कहते हैं और यहाँ पर चीन को कौन से पशु को पालना चाहिए ये तय किया चीन के रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट क्योन जिनसैन ने। इन्होंने ये रिसर्च किया कि अगर हम कुछ ऐसी प्रकार की जनजाति का जानवर यहाँ डाल दें जो कि सूखे एनवायरनमेंट में आप पनप सके और बेहद तेज गति से ब्रीड कर सके तो सबसे बढ़िया रहेगा। और उन्होंने चुना फ्रांस के एक स्पेशल ब्रीड के रैबिट को, जिसे रेक्स रैबिट कहा जाता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे रेक्स रैबिट्स का पशुपालन होने लगा। जो एग्रीकल्चर करने वाले किसान थे वही रेक्स रैबिट की ब्रीडिंग करवा रहे थे और उसका पशुपालन कर रहे थे, साथ में एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे और जमीन को बचाने के लिए फॉरेस्ट के पैटर्न में प्लांटेशन भी की जा रही थी। दोस्तों, उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। ये जो रेक्स रैबिट हैं, इसकी एक खास बात है, ये घास की जड़ों को तलाशता है और घास की जड़ों को तलाशने के लिए इसे जमीन की मिट्टी में खुदाई करनी पड़ती है, सुरंगें बनानी पड़ती हैं। सुरंग बनाकर ये घास की जड़ों तक पहुंचता है, फिर उनको चरता है। तो ये करने के लिए इसे सुरंग बनानी पड़ती है, जमीन की खुदाई करनी पड़ती है। वहीं इस रेक्स रैबिट की एक और खास बात ये है कि ये बाकी जानवरों की तुलना में इसकी 25 गुना ज्यादा प्रजनन
क्षमता यानी ब्रीडिंग कैपेसिटी होती है। एक मादा रेक्स रैबिट एक साल में 40 बच्चे तक दे सकती है। तो इस तरह से इस नए इकोसिस्टम में ये रैबिट बेहद तेजी से ग्रो करने लगे। अब टारगेट ये रखा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में अभी जहां पर 12 लाख रैबिट छोड़े गए हैं वो बड़े आराम से 18 लाख रैबिट हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने पूरी जमीन को छेद डाला, पूरी जमीन की खुदाई कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि खुदाई करने से क्या होता है। इन रैबिट्स की खुदाई करने से सॉइल में इंप्रूवमेंट हो गया, क्योंकि इन्होंने गड्ढे खोदे तो हवा अच्छे से सॉइल में घुस पाई, नीचे की मिट्टी ऊपर आई, ऊपर की मिट्टी नीचे गई, जैसा कि हल चलाने से होता है। लेकिन यहाँ ये सब कुछ ऑर्गेनिक वे में हुआ। सबसे बड़ी बात, घास की जड़ें खा खाकर उसकी सीड्स इन रैबिट्स के मल मूत्र द्वारा अलग अलग इलाकों में फैलते चले गए और वहां नए अंकुर फूटने लगे। सो इस तरह एफोरेस्टेशन की वजह से घास उगने लगी, तो इनकी ब्रीडिंग के साथ और इनके खाने पीने के बिहेवियर के चलते इनकी खुदाई के तरीके की वजह से बीज फैलने लगे और ये इलाका ग्रीनरी में तब्दील हो गया। वो इलाका जो पूरी तरीके से रेतीला था, धीरे धीरे वो अब ग्रीन होता चला जा रहा है। चीन की रेगिस्तानी जमीन का वेजिटेशन कवरेज यानी पेड़ पौधे झाड़ियों की कवरेज की परसेंटेज पहले 3% थी, लेकिन जब वहां पर रेक्स रैबिट को इंट्रोड्यूस किया गया तो उन्होंने इस प्रकार की खुदाई की, इस प्रकार का मलमूत्र से छिड़काव किया और उनके मलमूत्र में जो बीज फैलते चले गए, उसके चलते जिस रेगिस्तान में सिर्फ 3% वेजिटेशन पेड़ पौधे नजर आते थे, अब वहां पर 84% से ज्यादा रेगिस्तानी जमीन के ऊपर पेड़ पौधे झाड़ियां घास देखने को मिल रही हैं। और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा और ज्यादा रेगिस्तान ग्रीनरी में कन्वर्ट होता जाएगा, रेगिस्तान हटता जाएगा और एक नया हरा इकोसिस्टम वहां पर डेवलप होता चला जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लान था जो चीन ने वहां एग्जीक्यूट किया है और इसे पूरी दुनिया को भी देखना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान वहां पर काम कर रहे थे, किसानी के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री यानी इस रैबिट का पशुपालन कर रहे थे और साथ में फॉरेस्ट्री के हिसाब से वहां जंगल के पैटर्न में पेड़ पौधों को प्लांट कर रहे थे, उनकी आमदनी बढ़ने लगी। क्योंकि रैबिट जब बढ़ते हैं तो उनका इस्तेमाल उनके बहुत ही महंगे फर के लिए किया जाता है। फर यानी उनके ऊपर की चमड़ी या खाल को बहुत ही महंगे दामों पर बेचा जाता है। साथ में उसका मीट भी चाइना में बहुत ही बड़े पैमाने पर कंज्यूम किया जाता है। तो इससे अच्छी खासी आमदनी होने लगी, तो वो किसान और भी ज्यादा प्रोत्साहित हुए इस इकोसिस्टम को अपनाने के लिए। इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम डेवलप करके फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को एक साथ जोड़कर इनका ट्रायंगल बनाकर चीन के साइंटिस्ट और वहां के किसानों ने मिलकर रेगिस्तानी जमीन को हरा भरा कर दिया। सो चीन सरकार की ये मुहिम सक्सेसफुल होती नजर आ रही है और इसे हर देश को अपनाना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला चीन में सक्सेसफुल हो सकता है तो ये भारत में भी हो सकता है। भारत में भी जो रेगिस्तानी जमीन है उसे बदला जा सकता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना है आपका, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन बाकी भारतीयों तक भी पहुंच पाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।